जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की हमारी अर्थव्यवस्था के इकाई 3 में जो कि है मुद्रा, बचत और साख्य के जो एक टर्म दिया है उसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जानेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ठीक है, और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या समस्याएं थी, इन सभी बातों को जानेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। हर साल लगभग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में या लघु उत्तरीय क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव करके जो है कि क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो चलिए ज़्यादा नहीं करते हुए जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी किसी एक वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु का लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आप अगर गांव में देखे होंगे या गांव में जब आप छोटे होंगे, अभी तो खैर उतना कम हो गया है, मैंने पहले के ज़माने में या पहले जो लोग थे तो देखे होंगे कि किसी घर में कुछ सब्जी बनता था और वही सब्जी जैसे आपके घर में आलू का सब्जी बना और जो आपके पड़ोसी हैं उनके घर में मटर का सब्जी बना। तो पहले क्या होता था ना कि अगर आपके घर में कोई आलू का सब्जी नहीं खाने वाला होता था तो हम अपना आलू का सब्जी पड़ोसी को देते थे और उसके बदले वहाँ से हम उसके यहाँ से मटर का सब्जी लाते थे ताकि वो आदमी खा सके। तो इसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी एक वस्तु को देकर हम दूसरे वस्तु को लेते हैं। आज की एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे आप लोग पढ़ने जाते हैं या आपके दोस्त भी पढ़ने जाते हैं, स्कूल गए हैं, आप देखे होंगे कि जब से आपको रेड पेन की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम बच्चों के पास रेड पेन नहीं होता है, किसी के पास ब्लू पेन होता है तो किसी के पास जो केवल रेडी पेन रहता है। तो उस समय हम लोग देखते हैं कि जो एक लड़के के पास जो ब्लू पेन है, ठीक है, और जो रेड पेन है, तो ब्लू पेन वाले को ज़रूरत होती है रेड पेन की और रेड पेन वाले को ज़रूरत होती है ब्लू पेन की। तो ये क्या करता है, जो रेड पेन वाला होता है ये अपना रेड पेन दे देता है ब्लू पेन वाले को और ब्लू पेन वाला जो लड़का है अपना ब्लू पेन जो देता है रेड पेन वाले को। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है। एक वस्तु के बदले हम लोग दूसरे वस्तु का आदान प्रदान कर लिए, ठीक है। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है क्या क्या समस्याएं आती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्यतः 6 समस्याएं का जो उल्लेख है किया गया है। तो इसमें सबसे पहले है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसका टर्म क्या कहता है। एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक राम है, ठीक है, और एक श्याम है। राम हो गया, एक श्याम हो गया, ठीक है। और राम के पास जो है आम है, ठीक है। राम के पास क्या है, आम है। और जो श्याम के पास है वो कुछ मान लीजिए, कुछ वस्तु मान लेते हैं। जैसे श्याम के पास हम लोग मान लिए लीची है, लीची है, ठीक है। लेकिन जो श्याम है ये चाहता है कि लीची के बदले इसको अनार मिले, ठीक है। और राम चाहता है कि इसके आम के बदले इसको लीची मिले, ठीक है। तो देखिए राम के पास आम है लेकिन वो चाहता है कि ये हम आम देकर कि इससे हम लीची ले लें, ठीक है, ये चाहता है। यहाँ पे देखिए श्याम के पास लीची है लेकिन वो चाहता है कि लीची के बदले कोई उसको अनार दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका दोहरा संयोग नहीं हुआ और ये चाहेंगे आपस में बदलने का, माने आपस में ये बदलना चाहें तो बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको तो चाहिए लीची, तो लीची तो श्याम के पास है, इनको मिल जाएगा। लेकिन श्याम को क्या चाहिए, अनार चाहिए होगा। श्याम को क्या चाहिए, अनार चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे ये देखा जाएगा कि यहाँ पे दोहरा संयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, दोहरा संयोग का अभाव देखा गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा है मूल्य के समान मापन का अभाव, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये मैंने क्या कहना चाहता है। तो देखिए मान लीजिए कि राम है, छोड़िए राम एग्जाम्पल ये छोड़ देते हैं और दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 किलो चावल है आपके पास, ठीक है, आपको घी लेना है, ठीक है, घी लेना है, 1 किलो चावल है। तो यहाँ पे मूल्य के समान मापन का अभाव में यही देखा गया कि जो आपके पास 1 किलो चावल है उसके बदले कितना घी दिया जाएगा, ये कोई इसका निश्चित नहीं था कि 1 किलो चावल के बदले आपको कितना घी मिलेगा, 1 किलो मिलेगा या आधा किलो मिलेगा या पाव भर मिलेगा, ये जो था निश्चित नहीं था। उसी तरह गेहूं को लेकर, गेहूं आपके पास है, गेहूं आपके पास है,
आपको चावल लेना है तो 1 किलो गेहूं के बदले चावल आपको कितना मिलेगा ये तय नहीं था। मान लीजिए इस मोहल्ले में आप एक मोहल्ले में गए तो वहाँ 1 किलो गेहूं के बदले 2 किलो चावल मिला। किसी दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ पे 1 किलो गेहूं के बदले 3 किलो चावल मिलता है। किसी तीसरे मोहल्ले में जाते हैं तो 1 किलो के बदले 1 किलो ही चावल मिलता है। तो यहीं देखा गया कि जो सामान्य मापन का जो था अभाव देखा गया वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, अब देखते हैं मूल्य संचयन का अभाव। देखिए, संचयन का मतलब क्या होता है? संचयन का मतलब होता है कि हम लोग संचयित करते हैं, बोलते हैं धन का संचयन कीजिए। जो एक गांव में बहुत बड़ा फेमस ही कहावत है, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र को पुत्र तो क्या धन संचय। आपके बाबा जी चाहे जो बड़े बुजुर्ग होंगे ये कहते होंगे, ठीक है, ये कहावत को। तो उसी प्रकार यानी संचय का मतलब इकट्ठा करना, यानी कुछ दिन तक जुगा कर रखना। गाँव के भाषा में बोले तो जोगाना ना, बोलता है लोग जुगा के रखें। जैसे अभी आपका पीरियड जो है चल रहा होगा, उसमें क्या है, कपड़ा, आपके कपड़े को मम्मी जैसे किन के आया, 2-4 जैसे किसी पर्व में छठ में कपड़ा किनाया तो आप पहने कुछ दिन, छठ में पहन लिया और उसके बाद वो रखा जाएगा, यानी संचय कर दिया जाएगा उसका, और वो अगले साल छठ में निकाला जाएगा, या किसी बीच में किसी फंक्शन या पार्टी वार्टी में या शादी ब्याह में जाना होगा तो निकाला जाएगा, नहीं तो वो संचित कर दिया जाएगा। और 2 साल बाद पता क्या चलता है कि वो कपड़ा छोट हो गया। तो ठीक उसी प्रकार जो था संचय का अभाव था। जैसे मान लीजिए जो मछली कोई उत्पादन किया, तो मछली तो ज़्यादा दिन तक कोई रख नहीं पाता है, ठीक है। अब जब मछली ये उत्पादन कर लिया, ये मछली उत्पादन कर लिया, इसको चाहिए मछली के बदले चावल, ठीक है, मछली के बदले इसको चावल चाहिए। ये मछली पकड़ के नदी में से निकाल दिया है, नदी में नहीं है मछली इसकी, ये निकाल दिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि नदी में थी तो जिंदा ही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नदी में से निकाल दिया है, ये बाहर निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे इसको चावल चाहिए, मछली बेचकर ये क्या खरीदना चाहता है, चावल खरीदना चाहता है। तो अब इसको चावल बदलने वाला कोई मिलेगा तभी ना ये चावल थी कर लेगा मछली से। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भेटाएगा जिसके पास चावल होगा और उसको मछली चाहिए होगी, तभी ना ये संचय कर पाएगा, जो एक्सचेंज कर पाएगा, वस्तु विनिमय कर पाएगा। अगर वैसा व्यक्ति ही ना मिले तो क्या यह कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट भी आपको हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, पहला समझ गए, दूसरा समझ गए, तीसरा भी समझ गए। उसके बाद हो जाता है चौथा, सहविभाज्य का अभाव, ठीक है। सहविभाज्य का अभाव में हम देखेंगे कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गाय है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक गाय है, ठीक है, और आपको उस गाय के बदले में 2-3-4 वस्तुएं चाहिए। जैसे मान लीजिए एक गाय है आपके पास, इसके बदले में आप चाहते हैं कि चावल मिले, आपको गेहूं भी मिल जाए, ठीक है, चावल भी मिल जाए, गेहूं भी मिल जाए, आपको क्या मिल जाए, और कुछ वस्तुएं, जो और कुछ वस्तुएं जैसे कपड़ा चाहते हैं आपको कपड़ा भी मिल जाए, कि ये गाय को हम कहीं दे दें और उसके बदले हमको कपड़ा मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, चावल मिल जाए, गेहूं मिल जाए, ठीक है, ये चाहते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप गए, एक व्यक्ति राम के पास गए, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे कि राम के पास तो चावल है लेकिन गेहूं और कपड़ा नहीं है, ठीक है। राम के पास क्या है, चावल है लेकिन गेहूं और कपड़ा नहीं है, गेहूं और कपड़ा का वहाँ पे उसके पास अभाव है। तो उससे आप मान लीजिए चावल ले लेते हैं, राम से चावल ले लिए, श्याम के पास गए तो वहाँ पे जो है कपड़ा आपको मिल गया, ठीक है, और जो एक राजू के पास गए तो वहाँ से आपको गेहूं मिल गया। आपकी तो 3 चीज़ें मिल गई, लेकिन गाय आपके पास एक ही है। अगर ये लोग बदलते हैं तो ये तीनों आपस में कैसे बांटेंगे गाय को? यहाँ पे सहविभाज्य नहीं होगा। अगर वहीं आज के ज़माना में हम देखें तो क्या होता है कि गाय आपके पास है, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती है तो क्या करते हैं, एक किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसको गाय चाहिए, उसको गाय दे देते हैं, उसके बदले आप उससे पैसा ले लेते हैं और उस पैसा से आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन उस समय ये नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली जब थी प्राचीन काल में तो ये सब नहीं था, पैसा था ही नहीं, मुद्रा था ही नहीं, तो लोग एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेते थे। जब गाय को आप कैसे काट के तो ना बांटिएगा,
आज के ज़माने में ठीक वैसा है जैसे जब 2000 का नोट चल रहा था। अगर जब 2000 का नोट चल रहा था, किसी अगर 5 आदमी से हम कोई सामान खरीद लिए और उन पाँचों में से किसी के पास छूटा नहीं होता था, तो वो सिचुएशन में हम वो नोट उसको देते थे, तो उसको भी वैसा ही प्रतीत होता था वस्तु विनिमय के प्रणाली के अनुसार कि इसका हम छुट्टा ढूंढे तो कहाँ से ढूंढे, इसको खुला कैसे कराएं। तो सेम वही परेशानी जो 2000 के नोट को लेकर खुला कराने के लेकर था, ठीक उसी प्रकार से जो था ये गाय का मैंने ले लीजिए। अब 2000 नोट फाड़ के तो नहीं दीजिएगा कि भाई 4 आदमी को देना है तो इसका 4 टुकड़ा कर दो, दे दो, चल जाएगा, तो वैसा तो था नहीं। तो ठीक उसी प्रकार की गाय को भी अब 4 भागों में, 3 भागों में, जो जितने भाग में चाहिए आप बांट नहीं सकते हैं। तो ये हो गया सहभागिता का जो है अभाव, ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आता है भविष्य की भुगतान की समस्या। जैसे ये देखिए यहाँ पे 5 नंबर जो पॉइंट है आपका, ये क्या कर रहा है, अब 5 नंबर कहता है भविष्य के भुगतान की समस्या। ठीक है, तो भविष्य के भुगतान की समस्या क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आप गए किसी दोस्त के पास और उसके घर से गाय लाए। ठीक है, उसके घर से क्या लाए, गाय आप लेके चले आए। आज का एग्जाम्पल लेते हैं, गाय को छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप गए अपने दोस्त के पास और उससे मोबाइल लेकर उसका चला है, उसका मोबाइल लेकर चला है। ठीक है, आपने 2 साल तक उसका यूज किया, 2 ईयर्स, 2 साल तक उसका यूज किया। ठीक है, अब उसको लौटाना है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है, अब उसको उसका सामान जो है उसको लौटाना है। तो क्या आप वो प्रॉपर जिस कंडीशन में मोबाइल दिया था, क्या उस कंडीशन में आप लौटा पाएंगे? दूसरा, अभी मान लीजिए मार्केट में बाजार है तो आप खरीद लेंगे, लेकिन सोचिए उस समय की, थोड़ा सोचिए जब वहाँ पे मान लीजिए एक ही मोबाइल है, अब उसका जैसे गाय लेते, अभी के पीरियड में भी गाय ले लीजिए, तो अब उस गाय को हम 2 साल रख लिए, अब उस गाय को लौटाएंगे 2 साल, तो हम उसका दूध खाए, जो गोबर से हम लोग जलावन बनाए, खाद बनाए, ये सब हमने यूज किया। अगर 2 साल बाद हम उसको लौटाते हैं तो क्या उसी स्थिति में, जिस स्थिति में हम लोग गाय लिए थे उसी स्थिति में लौटा पाएंगे? नहीं लौटा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, भविष्य में भुगतान की समस्याएं होने लगती थी। आज के दौर में क्या है, आप हमको 5,000 रुपया दिए, हम आपको 2 साल बाद देते हैं, तो आप उस पर ब्याज जोड़ देते हैं कि भाई 5% के हिसाब से 2 साल का जो हुआ आप दे दीजिए हमको ब्याज के साथ। ठीक है, तो उस समय तो ये नहीं था ब्याज के साथ, इस पे ब्याज गाय पे कैसे जोड़ते। ठीक है, तो ये समस्या थी भविष्य में भुगतान की समस्या। उसके बाद आता है मूल्य हस्तांतरण, 6 नंबर जो है आपका मूल्य हस्तांतरण की समस्या। इसको कैसे समझे हो, तो देखिए मान लीजिए अभी के पीरियड में आप देखते होंगे कि गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना गांव का ज़मीन बेचकर, ठीक है, शहर में ज़मीन खरीद लेते हैं। आसानी से ज़मीन बिक जाता है आज के समय में। और उस समय सोचिए जब पैसा नहीं था, किसी व्यक्ति को मान लीजिए इस गांव से छोड़कर इस गांव में आना था। ठीक है, गांव ए से को छोड़कर गांव बी में आना था, तो यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जो भी खेत बाड़ी, जो भी संपत्ति थी जिसको हम लोग नहीं ले जा सकते, जैसे घर था, ठीक है, खेत थे जिसको हम लोग अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, वैसे प्रॉपर्टी थी। तो अब इसको ये बेचना चाहता है, तो उस समय तो रुपया पैसा था नहीं कि कोई आपको दे देगा। इसको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसका इस गांव में खेत हो, इस गांव में भी खेत हो और यहाँ पे वो बसना चाहता है, तब जाके दोनों हस्तांतरित कर पाएगा, वस्तु विनिमय कर पाएगा। ऐसा खोजना मुश्किल, बहुत मुश्किल था। उस समय जनसंख्या भी बहुत कम थी, ऐसे लोग नहीं मिलते थे। आज के ज़माने में ऐसे लोग मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, संभावनाएं हैं, लेकिन उस समय जनसंख्या तो अपनी बहुत कम थी और जो इस समय उस तरह की बातें नहीं थी। अब एक व्यक्ति उस गांव से उस गांव में जाना चाहता है, इस गांव से उस गांव में जाना चाहता है, तो वहाँ पे उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये था मूल्य हस्तांतरण की समस्या, यानी उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था उसके जो सामान था। पहले तो कोई लेने के तैयार नहीं था, कोई मिलता भी था तो जैसे 5 कट्ठा खेत है तो बोलेगा कि 4 गाय ले लीजिए,
ऐसे ऐसे चीज़ें मिलती थी। इस व्यक्ति को गाय की ज़रूरत नहीं है, तो इसके साथ मजबूरी होता था, तो मूल्य हस्तांतरण में जो थी समस्याएँ आती थी। आज के समय में क्या है, तो ये जाना चाहता है तो यहाँ पे बेच ले और उसको पैसा में कन्वर्ट कर ले अपनी संपत्ति को, और ये पैसा लेकर यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे संपत्ति खरीद ले। यहाँ पे क्या करे, संपत्ति अपनी खरीद ले। ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है और सभी बातें समझ में आ गई होंगी। हमें अगर आपको कोई समस्या रह गई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उस पे हम काम करके आपको वीडियो बना के जो है दे सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देख ले और वो भी समझ ले। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।